हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज की इस सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी में। दोस्तों, एक सानिया नाम की लड़की बेंगलोर से मुंबई अपने पति के पास पहुंचने के लिए ट्रेन पकड़ती है। सानिया मुंबई तो पहुंचती है पर अपने पति के पास नहीं, एक रेड लाइट एरिया के कोठे पर पहुंच जाती है जहां वेश्यावृत्ति का धंधा होता है। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आगे की पूरी कहानी शेयर करूँगा आपके साथ। दोस्तों, बेंगलोर शहर में एक आरिफ नाम का लड़का रहता है जो बेंगलोर की ही एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है। इस बेंगलोर वाली कंपनी की दूसरी ब्रांच मुंबई में भी होती है। अब आरिफ को बेंगलोर से मुंबई बुलाया जाता है एक असाइनमेंट के लिए। उसको कहा जाता है कि कुछ टाइम तुम्हें यहीं मुंबई में ही काम करना होगा। अब आरिफ मुंबई पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, आरिफ जो होता है इस मुंबई वाले ट्रांसफ़र से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि आरिफ की कोई 3 महीने पहले ही नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। खैर, आरिफ उस कंपनी में जॉब करता है जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। आरिफ कुछ टाइम के बाद मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई में आरिफ हफ्ता या 10 दिन काम करता है। शायद उसका वहाँ पर मन नहीं लगता है। फिर वह अपनी पत्नी सानिया को फ़ोन लगाता है। आरिफ कहता है, सानिया, क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी, यहाँ पर आना चाहोगी? सानिया इतना सुनने के बाद बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि मैंने तो मुंबई को आज तक टेलीविज़न या फिल्मों में ही देखा है। मेरी बड़ी इच्छा है, हाँ, एक बार मैं मुंबई देखना चाहती हूँ, वहाँ पर घूमना चाहती हूँ। मेरा तो बचपन से ही सपना रहा है कि एक बार मुंबई घूमने का मौका मिले। आरिफ कहता है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा 7 अक्टूबर 2011 का रिजर्वेशन टिकट करा दिया है। 7 अक्टूबर को तुम इस टाइम इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाना, ट्रेन में समय पर बैठ जाना, मैं तुम्हारा मुंबई स्टेशन पर इंतज़ार करूंगा। दोस्तों, वो दिन भी आता है। अब सानिया घर वालों की अनुमति लेकर और रास्ते के लिए जो उसे ज़रूरत का सामान लेना होता है, अपने कपड़े, खाने पीने का सामान लेकर सानिया स्टेशन पहुंच जाती है। ट्रेन आती है, ठीक समय पर ट्रेन में भी बैठ जाती है। अब सानिया घर पर फ़ोन करती है अपने सास ससुर के पास। कहती है, मम्मी पापा, मैं ट्रेन में ठीक समय से बैठ गई हूँ। फिर वो दूसरा फ़ोन अपने पति आरिफ को लगाती है। आरिफ को भी यही कहती है कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। आरिफ सानिया को समझाता है कि तुम फिक्र मत करना, कोई 1000 किलोमीटर का सफ़र है, कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। बस तुम पूरी तरह से अपना ख्याल रखना, किसी का दिया कुछ भी खाना मत। इस तरह साहिर पूरी बात सानिया को अच्छे से समझा देता है। दोस्तों, अब कुछ ही मिनटों बाद सानिया की ट्रेन मुंबई के लिए चल पड़ती है। सानिया जिस सीट पर बैठी होती है उसके सामने वाली सीट पर 2 व्यक्ति और बैठे होते हैं। दोनों व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, दोनों खामोशी के साथ बैठे होते हैं। सानिया फ़ोन पर कभी अपने घर बात करती है, कभी अपने पति आरिफ से बात करती है। वह आरिफ को बताती है, अब ट्रेन यहाँ पहुँच गई है, अब फला स्टेशन पर पहुँच गई है। कभी खिड़की के बाहर का हाल बताती है। ऐसे ही मज़े के साथ सानिया अपना सफ़र तय कर रही होती है। अब कुछ देर के बाद वे दोनों व्यक्ति जो सानिया के सामने वाली सीट पर बैठे होते हैं, वह अब आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का पता पूछते हैं, कभी हालचाल पूछते हैं, ऐसे ही बहुत सी बातें करते हैं। अब यह लड़की सानिया जो ठीक इन दोनों व्यक्तियों के सामने वाली सीट पर बैठी होती है, ये व्यक्ति लड़की से पूछते हैं, लगता है बहन जी आप ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रही है? क्योंकि वह सानिया को देख रहे थे, वो कभी बाहर झांक रही थी, कभी हंस खेल रही थी, कभी बातचीत कर रही थी। इसी तरीके से वह अपना हंसी खुशी सफ़र तय कर रही थी। लड़की कहती है, सानिया, नहीं, सफ़र तो मैंने बहुत से किए हैं, लेकिन मुंबई में पहली बार जा रही हूँ। वे दोनों व्यक्ति कहते हैं लड़की से, आप हमारी छोटी बहन की तरह हैं, किसी भी तरह की चिंता मत करना, हम भी मुंबई ही जा रहे हैं, कुछ ही घंटों का सफ़र है, आसानी से तय हो जाएगा। खैर, वे दोनों व्यक्ति तो शुरू से ही आपस में बातचीत करते आ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती तो हो जाती है। अब वे सानिया से भी बहुत सी बातें करते हैं। दरअसल जब सफ़र लंबा होता है और फिर आमने सामने बैठे होते हैं तो थोड़ी जान पहचान हो ही जाती है। खैर, इसी बातचीत के साथ सफ़र जारी रहता है। कुछ देर बाद ये दोनों व्यक्ति खाना खा रहे होते हैं। वे उस लड़की सानिया को भी कहते हैं कि बहन आप भी इसमें से कुछ खा लो, भूख लग रही होगी। सानिया मना कर देती है, शुक्रिया बोलकर वह मना कर देती है कि आप खा लो। कुछ देर के बाद सानिया भी अपना खाना निकालती है।
जो वो घर से साथ लेकर आई थी। जब लड़की खाना खा रही होती है तो सामने जो दो व्यक्ति बैठे होते हैं उनकी नज़र सानिया के खाने की ओर पड़ती है और मजबूरन लड़की को उन व्यक्तियों को खाने के लिए कहना पड़ता है। लड़की कहती है, भैया आप भी कुछ खा लो। ये दोनों व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा खाना उठा लेते हैं, खाना खाकर ख़त्म करते हैं। अब कुछ देर बाद सानिया अपने पति आरिफ को फ़ोन लगाती है, कहती है अब बस 150 किलोमीटर की दूरी और रह गई है, 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना और बाकी है, फिर मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। आरिफ कहता है, कोई बात नहीं, तुम आराम से आ जाओ, मैं तुम्हारा स्टेशन पर इंतज़ार करूंगा। कुछ समय बीतने के बाद रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती है। मुंबई से पहले ही ये दोनों व्यक्ति जो सानिया के साथ सफ़र कर रहे थे ये पूछते हैं, बहन क्या आप चाय पियोगी? लड़की मना कर देती है कि मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती, आपको अगर पीनी है तो भैया आप पी लो। ये दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी से नीचे उतरते हैं चाय पीने के लिए, लेकिन ये दो नहीं 3 चाय लेते हैं। लड़की के मना करने के बाद भी ये उसके लिए चाय लेकर वापस ट्रेन में पहुंचते हैं, जहां पर वो लड़की सानिया पहले से ही मौजूद होती है। 2 चाय ये खुद पीते हैं और तीसरी चाय ये सानिया के आगे करते हैं। लड़की मना करती है कि मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती, भैया आपका शुक्रिया, आप पी लो, मुझे अभी नहीं पीना है। 1-2 बहाना बनाती है चाय न पीने का, लेकिन वे दोनों व्यक्ति कहते हैं कि आप हमारी छोटी बहन जैसी हो, हम तुम्हारे लिए इतने प्यार से चाय लेकर आए हैं, तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। जब वे दोनों बार बार कहते हैं सानिया को चाय पीने के लिए, सानिया मजबूर हो जाती है और वह चाय पी लेती है। अब दोस्तों सानिया चाय पीने के बाद लेट जाती है कुछ देर के लिए। वह धीरे धीरे उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगती हैं। वह कुछ देर बाद पूरी तरह से अपना होश खो देती है। खैर अब यहाँ से कुछ टाइम बीतता है। अब आगे यह लड़की सानिया बताती है कि कोई 2 से 3 घंटे बाद जब मेरी आँख खुलती है तो मैं सीधा ट्रेन से एक कार में अपने आप को पाती हूँ। कार चल रही होती है अपनी पूरी रफ्तार से और कार में 3 व्यक्ति होते हैं। 2 व्यक्ति तो वही होते हैं जो उसके साथ ट्रेन में थे, एक कार ड्राइवर जो होता है वह नया व्यक्ति होता है। दोस्तों लड़की पूछती है, मैं कहाँ हूँ, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बस लड़की ने इतना ही कहा था, तभी उनमें से एक व्यक्ति उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, चुपचाप पड़ी रहो, अगर दोबारा आवाज़ निकाली तो और पिटोगी। वह लड़की सानिया ठीक से विरोध भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लड़की पूरी तरह अपने होश में नहीं होती है और न ही उसके शरीर में पहले जैसी ताकत होती है। दोस्तों ट्रेन में उन 2 शैतानों ने इस लड़की सानिया को चाय में कुछ नशीला पदार्थ दिया था, इसलिए एक तरह से वो बेजान सी हो गई थी। अब यहाँ से गाड़ी बराबर चलती रहती है। कुछ ही देर बाद गाड़ी सीधा पहुँचती है मुंबई रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर। लड़की को गाड़ी से उतारा जाता है। लड़की नशे में थी, पूरी तरह अपने होश में नहीं थी। जब वह लड़की को गाड़ी से उतार कर ले जा रहे थे तो लड़की नशे में थी, लेकिन बीमार सी लग रही थी। वह उसको पकड़कर ऐसे ले जा रहे थे जैसे उनके घर की कोई परिचित महिला हो, जिससे देखने वालों को यह शक न हो कि वह लड़की को किडनैप कर ले जा रहे हैं या कोई और बात किसी व्यक्ति के दिमाग में न आए। ऊपर कोठे पर उसको ले जाया जाता है, जहाँ पर 2 महिलाएं बैठी होती है। वे व्यक्ति उन महिलाओं से बातचीत करते हैं। लड़की को बेचने की सौदेबाजी चल रही थी। खैर कुछ बातचीत करने के बाद सौदा तय हो जाता है। लड़की को कोई 45 या 50 हज़ार में उन 2 महिलाओं को सौंप दिया जाता है। सानिया को दोस्तों बेच दिया जाता है कोई 50 हज़ार रुपये में। लड़की को अभी थोड़ा थोड़ा होश आ चुका था। जब वो दोनों व्यक्ति सानिया को बेचकर जा रहे थे, सानिया उनके सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है। वो कहती है, भैया ऐसा मत करो, उनके पैरों में गिर जाती है। पर वे दोनों व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सुनते और सानिया को लात मारकर वहाँ से पैसे लेकर चले जाते हैं। दोस्तों अब सानिया चारों ओर नज़र घुमाती है। उसके चारों ओर वहाँ लड़कियाँ दिखाई देती है। वहाँ कोई 20 से 22 लड़कियाँ होती है, जिनके लिबास बिल्कुल ही अलग तरीके के होते हैं। जो बाहर जो नॉर्मल लड़कियाँ कपड़े पहनती है वैसे लिबास उनके नहीं होते, बहुत छोटे कपड़े वह लड़कियाँ पहनती है। सानिया जब यह सब कुछ अपनी आंखों से देखती है तो बहुत रोती है, चीखती है, पूरा विरोध करती है। जब वह विरोध करती है तो उसको बांध दिया जाता है और उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर न जा सके।
दोस्तों उधर आरिफ अपनी पत्नी का इंतज़ार करता है रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन का जो निर्धारित समय होता है, ट्रेन ठीक टाइम पर पहुंच जाती है, लेकिन अगर कोई नहीं पहुंचता है तो वो होती है सानिया, उसकी पत्नी। समय काफ़ी बीत जाता है आरिफ को स्टेशन पर अपनी पत्नी को ढूंढते हुए, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। आरिफ सानिया के नंबर पर फ़ोन भी मिलाता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, कहीं कोई उसका पता नहीं चल पा रहा था। अब वह रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को सूचित करता है। उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ भी एफआईआर दर्ज कराता है। समय ऐसे ही बीतता रहता है दोस्तों, लेकिन सानिया का कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिर में वह बेंगलोर स्टेशन पर जाता है। वहाँ के सीसीटीवी फ़ोटोज़ जो होते हैं उनको भी चेक कराता है। तो सीसीटीवी फ़ोटोज़ में सानिया ट्रेन में चढ़ती तो दिखाई देती है, लेकिन वह बीच रास्ते में ही गायब हो जाती है, यानी मुंबई से कुछ दूर पहले ही वह गायब हो जाती है। इधर आरिफ लगातार खोजने की कोशिश करता रहता है। उधर कोठे पर सानिया को टॉर्चर किया जा रहा था दोस्तों। रोज़ उसको मारा जाता है, खाना भी सही से नहीं दिया जाता दोस्तों। ऐसे ही उसको 15 दिन का समय बीत जाता है। 7 अक्टूबर को ये किडनैप हुई थी। इन 15 दिनों के अंदर हर रोज़ इस लड़की को मजबूर किया जाता है धंधे में उतरने के लिए, ग्राहकों को खुश करने के लिए, लेकिन ये विरोध करती है, मना करती है। फिर एक दिन जो उस कोठे की मालकिन होती है वो कहती है सानिया से, यदि आज तुम तैयार नहीं हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मालकिन और लड़कियों से भी कहती है, उन पर प्रेशर डालती है। वहाँ रहने वाली और लड़कियाँ सानिया को समझाती है, बहन जिद मत करो, यहाँ से तुम कभी नहीं निकल पाओगी। तुम जितना मना करोगी ये तुम्हें और ज़्यादा मारेंगे और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। दोस्तों सानिया बेसहारा हालात की मारी बेचारी 16वें दिन टूट जाती है। मजबूरन उसको कपड़े पहनने पड़ते हैं। उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन मार से बचने के लिए उसको यह सब करना पड़ता है। खैर अब सानिया भी उन 20-22 लड़कियों में छोटे कपड़े पहनकर खड़ी हो जाती है। अब एक ग्राहक सानिया को पसंद कर लेता है। उसके साथ संबंध बनाने के लिए दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। लॉक किया जाता है कमरा अंदर से। अब सानिया सीधा उस व्यक्ति के पैरों में गिर जाती है, उस ग्राहक के हाथ जोड़ती है, कहती है भैया मुझ पर दया करो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे धोखे से 2 जालिमों ने यहाँ चाय में नशा देकर यहाँ कोठे पर बेच दिया है। सानिया ग्राहक से मिन्नत करती है, कहती है भैया प्लीज़ एक बार मेरे पति से मेरी बात करा दो। सानिया कहती है मेरा पति मुंबई के ही किसी कंपनी में काम करता है। जब सानिया रोते हुए अपनी पूरी बात ग्राहक के सामने बताती है तो दोस्तों अब ग्राहक को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि शायद इस लड़की को वाकई फंसाया गया है, धोखे से इस लड़की को कोठे पर बेचा गया है। दोस्तों इन कोठों जैसी बदनाम जगह पर कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं जाता है, लेकिन यह व्यक्ति इंसानियत का परिचय देते हुए सानिया की बात करा देता है। दोस्तों आरिफ के फ़ोन पर फिर एक नए नंबर से घंटी बजती है। दोस्तों आरिफ जब सानिया की 16 दिन बाद आवाज़ सुनता है तो वह अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है। सानिया रोते हुए सारी बात बताती है कि प्लीज़ मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकाल लो। आरिफ कहता है कि तुम कहाँ हो। सानिया कहती है मुझे नहीं पता, पर प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ। खैर अब आरिफ उस ग्राहक से बात करता है और पूरा एड्रेस मालूम कर लेता है। खैर अब बात यहाँ से सानिया को कोठे से निकालने की आती है। आरिफ सोचने लगता है अगर सीधा पुलिस के पास गया तो पुलिस कोठे पर रेड डालेगी तो शायद कोठे की मालकिन सानिया को इतने में इधर उधर न कर दे, फिर शायद कभी मेरी पत्नी वहाँ से निकल ही न पाए। वह एक फ़ैसला लेता है, पुलिस के पास न जाकर वह सीधा ग्राहक बनकर कोठे पर पहुँच जाता है। तब तक वह पुराना ग्राहक जो सानिया के साथ होता है वो वहाँ से चला जाता है। अब आरिफ नया ग्राहक बनकर कोठे पर पहुँचता है और कहता है कि मुझे एक साफ़ और अच्छी लड़की चाहिए। कोठे की मालकिन उसे सभी लड़कियां दिखाती है, पर वह एक के बाद एक सभी को रिजेक्ट कर देता है। फिर उसके सामने एक और लड़की लाई जाती है। दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं सानिया ही होती है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सानिया बहुत रोती है। सानिया पहले से ही बहुत रोती थी, इसलिए कोठे की मालकिन के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। खैर अब आरिफ लड़की को देखते ही कहता है हाँ मुझे यही लड़की चाहिए। उसके साथ आरिफ कमरे के अंदर चला जाता है। दोस्तों जब 16 या 17 दिन बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो आरिफ अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। सानिया बहुत रोती है। वह पूरी बात आरिफ को फिर बताती है कि वह
यहाँ कैसे पहुँची। अब आरिफ पूरी बात जानने के बाद अब आरिफ सीधा पुलिस को फ़ोन लगाता है कोठे के अंदर से। वह पुलिस को सारी बात बताता है कि सर, मेरी पत्नी को यहाँ 2 व्यक्तियों ने धोखे से भेज दिया था। अब मैं इस एड्रेस पर इस कोठे के अंदर इस रूम में मैं मेरी पत्नी के साथ मौजूद हूँ। आप जल्दी से आकर हम दोनों को यहाँ से निकाल लीजिए। दोस्तों, इतना सुनने के बाद मुंबई पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और एक बड़ी पुलिस टीम फ़ौरन आरिफ के बताए एड्रेस पर पहुँच जाती है। जहाँ पर वो कोठा होता है वहाँ पर रेड डाली जाती है। बारी बारी से सभी कमरों की जब तलाशी ली जा रही थी तो एक कमरे से आरिफ और उसकी पत्नी सानिया को बरामद कर लिया जाता है। पुलिस की टीम सही सलामत दोनों पति पत्नियों को वहाँ से निकाल लेती है और उस कोठे पर जो और बेकसूर लड़कियाँ होती है उनके बारे में भी छानबीन की जाती है। कोठे के 2 मालकिन को गिरफ्तार किया जाता है। फिर उन पर मासूम लड़कियों से जबरन धंधा कराने का मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों, इन 2 कोठों की मालकिन द्वारा उन दोनों व्यक्ति को भी कुछ टाइम के बाद पकड़ लिया जाता है जिन्होंने सानिया को इनके पास कोठे पर बेचा था। दोस्तों, ये इस तरह के व्यक्ति रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो हमेशा धात लगाकर रखते हैं और कोई भी मासूम अकेली लड़की इनको मिलती है तो ये उसको सीधा कोठे पर बेच देते हैं। खैर, अब बात मुंबई पुलिस की आती है। मुंबई पुलिस को तहे दिल से सलाम, जिसने तुरंत एक्शन लिया और इन दोनों पति पत्नी को कोठे जैसी गंदी जगह से पूरा सेफ तरीके से बाहर निकाल लिया। आरिफ की भी दाद देनी पड़ेगी दोस्तों, जिसने अपनी पत्नी का आखिर तक साथ दिया और कोठे जैसी गंदी जगह से उसको बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के साथ साथ उसको अपनाया भी। क्योंकि मैंने ऐसे पति भी देखे हैं दुनिया में जो अपनी पत्नी की एक छोटी सी गलती पर ही उन्हें तनहा छोड़ देते हैं। शुक्रिया आरिफ आपका, जो आपने अपनी पत्नी पर आखिर तक भरोसा किया। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको सावधान करना है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद।